हेलो फ्रेंड्स। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और आज के टॉपिक्स हैं हमारे थंडर स्ट्राइक इन इंडिया एंड सेकंड टॉपिक इज लैंग्वेज। ये अभी न्यूज में इसलिए है कि 21 फेब को हमारा मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ये मदर्स लैंग्वेज होती क्या है? जैसा कि नेम से पता चल रहा है, माँ की लैंग्वेज मीन्स जो बच्चा बाय बर्थ बोलता है उसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो 350A के अंडर में आता है। ये आर्टिकल क्या कहता है हमें? स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन और एजुकेशन बाय 5th स्टैंडर्ड इन द मदर टंग। स्टेट को ऐसी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मदर टंग में प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटी में, उनमें हमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो इनके वर्ड्स की चॉइस। जैसे कि सेल मतलब कि कंपलसरी है, ये स्टेट के लिए ऑप्शन नहीं है स्टेट के पास, उसको करना ही है। प्राइमरी लेवल पे तो कंपलसरी उनको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर कोई स्टेट ऐसा नहीं करती है तो प्रेसिडेंट के पास, द कीवर्ड हियर इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे मदर टंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो दो कीवर्ड हैं हमारे यहाँ पे, सेल और प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो हमारी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं 21 फेब मदर लैंग्वेज डे के बारे में, जो कि किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी एमसीक्यू का पार्ट हो सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट है, ये क्यों मनाया जाता है? टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। ये आइडिया जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे कि इट केम फ्रॉम इंडिया, तो हमें याद रखने की जरूरत है इट केम फ्रॉम बांग्लादेश। हमेशा यूपीएससी फैक्ट्स के साथ में इंटरचेंज करके प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं की पॉइंट्स या की फैक्ट्स के बारे में इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि अगर ये चेंज किया गया है किसी भी क्वेश्चन में तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाओ कि ये गलत हो सकता है मेरा, और मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे हर एक कीवर्ड के बारे में बताएंगे जो यूपीएससी चेंज कर सकता है। एक यहाँ पे बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले मदर्स लैंग्वेज डे के बारे में, और यूनेस्को ने 2000 में इसको डिसाइड किया था कि 21 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाएगा। और अब के साल का इसका थीम पूछ सकते हैं कि एक स्टेटमेंट में डाल दिया कि ये थीम चेंज करके, या 2021 का डाल देंगे, लेकिन इस साल का थीम याद रखने की ट्राई रखना है हमने। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बात रही हमारे मदर लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा जो हमारी बाकी की लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और ये पूरा टॉपिक यहीं पे फिनिश कर देते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस है हमारे आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हैं। इसमें से हम आर्टिकल्स के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें बातें क्या कही गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब क्या है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, जुडिशरी कौन सी लैंग्वेज का यूज करती है, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 343। ये बात करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज की जाए एट द लेवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में ये बात कही गई थी आर्टिकल 343 के अंडर में, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और न्यूमरल्स हमारे कहे गए थे कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। कीवर्ड है यहाँ पे 343 सब क्लोज 1 हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। इसके बाद जो इसका सेकंड प्रोविजन है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन के फॉर्म में डाला गया था, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि 15 ईयर्स तक जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, और 15 ईयर्स के बाद पार्लियामेंट, द कीवर्ड इज द पार्लियामेंट,
नॉट द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर देंगे और हम जल्दबाजी में रीड करते हुए इसको इग्नोर करेंगे कि ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट क्या है। तो इसीलिए कभी भी पॉलिटी पढ़ना है तो आपको बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। जब भी कोई लक्ष्मीकांत से चैप्टर आप रीड कर रहे हैं तो उसके साथ में बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और बेयर एक्ट के प्रोविजंस को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। चांसेस होगा कि 90% केसेस में जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही आएंगे। और वहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स इनको हम काउंट करते हैं कि हमें चीज़ें तो पता थी कि पार्लियामेंट 15 ईयर्स के बाद कर सकता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो कि प्रेसिडेंट था या पार्लियामेंट था। तो इन कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से याद करना है आपने कि यहाँ पे पार्लियामेंट चेंज कर सकता है 15 ईयर्स के बाद। लेकिन यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करने वाली बात है, जब 15 साल के बाद 1965 का टाइम जैसे ही अप्रोच कर रहा था तो हमारी इंडियन स्टेट्स जो बेसिकली साउदर्न इंडियन स्टेट्स थी वो फियरफुल थी कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज ना कर दी जाए, क्योंकि आर्टिकल 343 बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वो 15 साल के बाद खत्म हो सकती है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो पहले नेहरू जी ने कहा कि ये आप फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी नीड्स और आपसे डिस्कस किए बगैर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने भी प्रॉमिस किया उनको इसी बात के लिए। तो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट को पास किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। नाइनटीन 1963। इसमें क्या बात कही गई, आप इनफाइनाइट टाइम तक इंग्लिश का यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ इसके बाद से ये हमारा जो फाइट थी ये खत्म हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जैसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, कुछ स्टेट्स को लगा कि अभी यूनियन गवर्नमेंट फिर से ऐसा कुछ कर सकती है कि एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को इम्पोज कर दे उनके ऊपर। तो इससे रिलेटेड बीच बीच में ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में चलता रहता है, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है कि कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है, वो थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब आया था। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारा बेसिकली ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो इंग्लिश और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनकी लोकल जो लैंग्वेज है उसके साथ में हिंदी को पढ़ाएं, और इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी और इंग्लिश के साथ में कोई एक साउदर्न लैंग्वेज को पढ़ाया जाए ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो हमें हमारी मदर टंग में प्रोवाइड करना ही करना है, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में। इसके साथ में ट्राई करना पड़ेगा प्रेफरेबली 8th स्टैंडर्ड तक आप मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करो। इसके साथ में इसमें 2 प्रोविजंस और हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। आप संस्कृत को हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड करेंगे, और ये चॉइस रहेगी स्टूडेंट्स की कि वो संस्कृत को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ में आप किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो क्लासिकल लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसको भी एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ये भी बात इसमें कही गई है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स। इसके बारे में आर्टिकल 345 में कहा गया है स्टेट एक से अधिक लैंग्वेज को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट। तो या तो वो हिंदी या कोई भी उनकी लैंग्वेज जो उस स्टेट में यूज की जाती है, या एक से अधिक लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश का नहीं था, ध्यान रखिए 345 में फर्स्ट में।
इसके लिए ये बात कही गई थी कि ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, मे अडोप्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी। दो कीवर्ड ध्यान में रखने वाले हैं, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, नॉट द पार्लियामेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मे, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम। अगर उनको लगता है तो वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई भी एक्ट नहीं बनाया, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि इंग्लिश थी, ये एक लैंग्वेज के रूप में यूज करी जाएगी उन स्टेट्स में। ये बात इसमें कही गई थी कि कुछ स्टेट्स ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, जैसे मणिपुर है हमारा, वो इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, तो वहां पे अभी भी ये कंटिन्यू है। इसके बाद हम मूव करते हैं लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, जिसके बारे में आर्टिकल 348 में कहा गया है। जुडिशरी, चाहे वो यूनियन लेवल की जुडिशरी है या हाई कोर्ट्स है हमारे, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज है, आर्ग्यूमेंट्स करने की जो मीडियम यूज कर रहे हैं, वो स्टेटेड है इंग्लिश। ये इंग्लिश तब तक है जब तक पार्लियामेंट इस पे कोई कानून ना बनाए, बट पार्लियामेंट ने अभी इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है, तो अभी भी इंग्लिश ही चलती आ रही है ये। और दूसरा बात है कि जो वहां की ऑर्डर हैं, डिक्रीज हैं, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। लेकिन अब भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही है कि जो हमारा बैकलॉग है केसेस का, उसका एक बड़ा रीजन है कि लैंग्वेज बैरियर, कि जो कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, केसेस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो लेंदी इसलिए होती हैं कि हमारी एक लैंग्वेज इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट करें प्रोसीडिंग्स में, ताकि केसेस को जल्दी से निपटारा किया जा सके और आर्ग्यूमेंट्स जल्दी सोल्व होंगे तो बैकलॉग हमारा कम होगा और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि उनकी जो जस्टिस की क्वालिटी है वो एनहांस हुई है। तो ये दोनों ही रीजन है, बट उसको कैसे किया जा सकता है? तो ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्योंकि रिसेंट न्यूज में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑथोराइज कर सकता है किसी भी दूसरी लैंग्वेज या हिंदी को, दूसरी लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, या फिर हिंदी, कौन कर सकता है? गवर्नर। और सबसे इसमें मेन बात है विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये प्रोविजन इसमें, यहां ये वाला प्रोविजन है इसमें, ऑथराइज द यूज हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है। तो विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट या फिर हिंदी को प्रोसीडिंग्स का पार्ट के रूप में यूज करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। तो काम की बात इसमें क्या है? गवर्नर, सेकंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हिंदी और एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ओनली प्रोसीडिंग्स की बात हुई है यहाँ पे, ऑर्डर्स और डिक्रीज के बारे में बात नहीं हुई है। ऑर्डर्स और डिक्रीज वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक और चीजें याद रखने वाली हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हमें अभी पढ़ा है कि हमारे पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो डिक्रीज और ऑर्डर्स हैं वो इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं? और ये प्रोविजन अगर हो सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या फिर कहीं और से लिया है? तो यहाँ पे जो ये एक्ट की बात करता है, एक्ट का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये बात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कही गई है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी किसी दूसरी लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज के बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करना मस्ट है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में ना कह के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कही गई है। तो दो इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है, एक तो
क्या डिक्रीज ऑर्डर्स दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो ये प्रोविजन किस में दिया गया है? दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। और गवर्नर ऐसा कर सकता है विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आई थिंक ये हमारा यहाँ पे कवर होता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिटेल में भी कवर किया है कि एक प्रोविजन रहता है हमारा, जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज हैं वहां पे लैंग्वेज का मीडियम क्या होना चाहिए। जो बिल्स पेश करते हैं या बिल्स पास होने के बाद जो एक्ट्स बनते हैं या ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं, उसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव बनाता है वो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए उसकी यूनियन और स्टेट लेवल पे।